शुरू हो गई ना। हाँ प्यारे बच्चों, इस जीके के सेशन में बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज पिछली क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति, है ना, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। आपसे पूछ ले बच्चों कि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। बच्चों ध्यान रखना, 3 प्रकार की है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति। इसमें पहली है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों 3 कारणों से लगाया जा सकता है। कितने कारण हैं? 3 बच्चों। एक तो ध्यान रखना, एक तो बाहरी आक्रमण, भारत पर कोई देश बाहरी आक्रमण कर देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या किसी देश के साथ में युद्ध हो गया हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और बच्चों उसके बाद में बात करें तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है आंतरिक अशांति। मूल संविधान में शब्द था आंतरिक अशांति, लेकिन वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ में विद्रोह किया जाएगा तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 को आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। 1962 भारत और चीन का युद्ध, 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा था? तीसरा, अंतिम, 1975 वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों बात करें तो आर्टिकल 356, है ना, आर्टिकल 356 दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन समझना, राष्ट्रपति शासन क्या है? किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और संविधान के अनुसार उस राज्य की सरकार नहीं चल रही हो तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। उस राज्य की विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी और उस राज्य का शासन और प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा? केंद्र के हाथ में आ जाएगा। बात करें सबसे पहले आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो ये लाइन लिखनी है, सबसे पहले पंजाब, और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी किस राज्य में लगा है? पंजाब में। ध्यान रखना भाई, इसको लिख लेना, कल की क्लास में इसके बारे में हमने नहीं लिखा है। और बात करें तो सबसे कम समय में, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस में लगा है? कर्नाटक में, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर। मणिपुर 1 नंबर पे है, मणिपुर 11 बार। 2 नंबर पे बच्चों ध्यान रखना यूपी 10 बार, ठीक है ना। और हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना 2 ऐसे राज्य है जिसमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ कब बना है राज्य? 2000 में, नवंबर 2000 में, ठीक है ना। तेलंगाना बना है 2014 में। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग बन जाता है 2000 में, नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बन जाता है तेलंगाना। तो 28 राज्य है, उसमें से 2 ऐसे राज्य है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो नए बने हैं, इनमें कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। विनोद लिख ले इसको भाई, ठीक है ना। पहले लिखे हुए कब? पिछली बार, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा एक भी राज्य नहीं छोड़ा कि उसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। बात वो हो गई है, पूरी रात भगवत कथा यानी रामायण वाची और मॉर्निंग में पूछा गया पंडित जी सीता कौन थी। पंडित जी ने प्रश्न पूछ लिया सीता कौन थी, तो एक अनुभवी था विनोद जैसा, उन्होंने कहा कि सीता मुझे पता है, राम जी की माँ थी, है ना। अभी मैं पूरी बात बता रहा हूं कि भाई राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है ना, तानाशाही सरकार बन जाती है, वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उस राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या हुआ? ऐसे मत कर भैया ना, ठीक है ना। अब जैसे कि उदाहरण तौर पे मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो बच्चों ना, समझना। आर्टिकल 356 क्या है? वर्तमान में, सीधा बैठ भाई, वैसे याद नहीं हो रहे हैं, है ना। वर्तमान में पश्चिम बंगाल नाम सुना है? वहां पर वहां की लोकल पार्टी है, ममता बनर्जी की एक पार्टी है स्थानीय, उसकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। अब पश्चिम बंगाल में धार्मिक संप्रदाय के दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तब राज्यपाल ने वहां की स्थिति को जांचा है और राज्यपाल वहां की स्थिति को देख करके रिपोर्ट भेजेगा किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल के आरोप में उस राज्य के वहां की सरकार को क्या करेगा? स्थायी रूप से भंग कर देगा भाई, अस्थायी रूप से भंग कर देगा। सरकार क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल का शासन और प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा वहां पे क्या करेगा? शासन करेगा, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखना है। आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 हो गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, हाँ नहीं पढ़ने की आवश्यकता, इतने याद रख लोगे, काफी है ना। प्रश्न गलत नहीं होगा, जो मैंने अनुच्छेद लिखा दिए उतने याद कर लोगे, सिंगल पर्सन भी गलत नहीं होगा, है ना। बस इतने तो याद करो। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब वित्त का मतलब क्या है? पैसे। भाई देश में आर्थिक स्थिति में तंगी आ गई है, देश की जीडीपी नुकसान में है, माइनस में चल रही हो, पैसों की कमी आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और यह वित्तीय आपातकाल हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल 0 बार लगा है। भाई 0 बार क्यों लगा है? इसके पीछे कारण यह है कि यदि वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जितने भी राष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों में क्या की जाएगी? कटौती की जाएगी।
आपातकाल कौन लगाती है? सरकार लगाती है। और सरकार में कौन है? सरकारी पदाधिकारी। अब सरकारी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती करोगे, है ना? अपने खुद के वेतन भत्तों में कोई कटौती करना चाहता है क्या? इसलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। बस इतनी बात याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाली आपने कल की क्लास में, प्रमुख राष्ट्रपति। प्रमुख है राष्ट्रपति, ठीक है ना? भारत के प्रमुख राष्ट्रपति एक नंबर पे लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र है प्रसाद, ठीक है ना? भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार कार्यकाल के लिए चुने गए। भाई इनका कार्यकाल लिखना चाहो तो 1950 से 1962, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ठीक है ना? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार कार्यकाल के लिए चुने गए, कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, निर्वाचित हुए, ठीक है ना भाई? एकमात्र ऐसे व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। ध्यान रखना, कितने कार्यकालों के लिए? 2 कार्यकालों के लिए चुने गए। अभी तक ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी के अलावा कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित है नहीं हुआ है। ध्यान रखना। देखो मेरी बात सुनो, समझना, कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति है जो राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर की हत्या करनी हो, या तो उसे राष्ट्रपति बना दो, या उसे उपराष्ट्रपति बना दो, या उसे राज्यपाल बना दो। अब मान लो कि कोई बीजेपी का बड़ा लीडर है और मोदी जी को, अमित शाह और इनको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ये दंगा कर सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या बनूंगा? प्रधानमंत्री। तो उसको क्या बना देंगे? राष्ट्रपति बना देंगे। अब घोड़े से चढ़ करके कोई गद्दे पे चढ़ेगा क्या? बेइज्जती होती है भाई, होती है नहीं होती है ना? अब भारत का प्रथम नागरिक बनकर के कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ध्यान रखना, पद की गरिमा होती है। राष्ट्रपति बन गया तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? नहीं। अब इससे ऊपर क्या लेगा भाई? ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति से नीचे आओगे ना, प्रधानमंत्री नीचे है। ध्यान रखना, डाउन फ्लो है। ध्यान रखना। तो एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए चुने गए, ठीक है ना? अब इसमें एक लाइन और लिख देना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। लिखना इसमें, राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना? बच्चों एक बात और लिख देना, 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित
देखो मेरी बात सुनो, आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1954 में। जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई तो यह प्रावधान था कि भाई जीवित व्यक्तियों को क्या देंगे? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मरने के बाद में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं देंगे, जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। फिर बच्चों ध्यान रखना, 1956 में यह प्रावधान कर दिया गया कि भाई मरने के बाद में भी हम क्या देंगे? भारत रत्न पुरस्कार देंगे। ठीक है ना? उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? 2 नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड राष्ट्रपति बनते हैं, समझना इसको। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है ना? उसके बाद में क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1954 में बच्चों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? भारत रत्न पुरस्कार कब से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एक दार्शनिक थे। क्या थे? एक दार्शनिक। ठीक है ना? 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समझना, इसमें लिखना सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। ये बच्चों ध्यान रखना, दार्शनिक थे। ठीक है ना? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करें 1962 चीन के साथ में युद्ध। प्रथम बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ठीक है ना? 1962 में जब चीन के साथ में युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। ठीक है? उसके बाद में बात करें, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का एक युद्ध होता है। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी लिख देना, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाक युद्ध। ठीक है ना? इतनी बातें याद रख लो।
लिख लिया ना? लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भाई इसको मैंने रेड लाइन में क्यों लिखा है? हैं? रेड लाइन का मतलब समझते हो ना? खतरा। रेड लाइन का मतलब क्या? खतरा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है ना? पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद में ध्यान रखना, इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं चलता है। 1967 से लेकर के 1969 तक लगभग इसका कार्यकाल है। 1967 से 1969 ये कार्यकाल है। बच्चों इसमें लिखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फैक्ट है भाई, लाइन टू लाइन फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, ज्यादा इसमें बेसिक बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? जो आपके काम की चीज है, हर लाइन से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, हर लाइन से प्रश्न क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूं। किसी बच्चों को डाउट हो तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1962 का युद्ध हुआ, उस समय देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय। और आपसे पूछ ले कि प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहां पर गैर राजनीति का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैंने लिखा दिया भाई, हाँ, कांग्रेस से अलग। और कोई तो पूछना चाहिए ना कि सर ये क्या है, हैं? आपको पूछना चाहिए भाई कि सर ये इसका क्या अर्थ है। एक मारवाड़ी में कहावत है, जो नहीं बोलता है ना उसके भाव कम हो जाते हैं, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। बोलना चाहिए। एक व्यापारी एक भैंस खरीद के लेके आया था, समझना ना। एक मारवाड़ी व्यापारी था, हरियाणा से भैंस खरीद के राजस्थान लाता है, और भैंस उसने खरीदी थी 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदी? 1 लाख में। अब भैंस दिखावन में सुंदर थी, है ना, और भाई एक बार भी वो ब्याही हुई नहीं थी, है ना, बच्ची लेके आया था। हाँ, पहलियानी, है ना, एक बार भी बच्चा नहीं दिया था। तो 1 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने सोचा कि इसको मैं 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा। घर लाने के बाद में फुल उसकी सेवा की, फिर भैंस बोली नहीं। बोलना समझते हो ना? भैंस ने कहा कि मुझे भैंसे की जरूरत नहीं है, मेरी तो मौज बन चुकी है। तो 1 लाख की भैंस है, फिर क्या करे भाई, भैंस दूध नहीं दे रही है, तो भैंस को कसाईयों को बेचा। 1 लाख की भैंस है, 20-25 हजार रुपए में बेचनी पड़ी भाई। 1 लाख में खरीदी और 20 या 25 हजार में उसने बेची, तो भैंस बोली नहीं, तो भैंस का वैल्यू डाउन हुई या नहीं हुई है? तो बोलना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर गैर राजनीति का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि इनको कोई पार्टी से मतलब नहीं था, राजनीतिक से इनको कोई मतलब नहीं था। ये एक दार्शनिक थे, एक टीचर थे। क्या थे? एक टीचर, एक शिक्षक थे।
कॉलेजों में पढ़ाते थे, दार्शनिक थे, तो इन्हें पहले तो क्या बना दिया गया, उपराष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति से क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। अब जाकिर हुसैन जी से ध्यान रखना, पहला प्रश्न तो यह पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये लाइन लिख देना, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु, ठीक है ना, पद पे रहते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। भाई सीधे बैठ जाओ एकदम, है ना, एकदम सीधे बैठोगे एकदम, ठीक है ना। कहते हैं इनके लिए पद ये अशुभ था। अभी तक 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो ये राष्ट्रपति पद मुसलमानों के लिए शुभ नहीं है भाई, ठीक है ना। 2 मुस्लिम है भारत के राष्ट्रपति बने हैं, दोनों की पद पर रहते हुए क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, ठीक है। 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, लिख देना, 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, लगभग राष्ट्रपति को तो मिलता ही है। हाँ, राष्ट्रपति बनने से पहले ध्यान रखना, आगे में नेक्स्ट लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसमें, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राज्यपाल पहले क्या बन जाते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति, और फिर यहां तक मामला ठीक था, यहां तक मामला ठीक था, फिर क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, और यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, तीनों पदों पे रहे। आपसे पूछ ले कि भारत का ऐसा राष्ट्रपति, चनाराम आवाज नहीं, बात नहीं, ठीक है ना, भारत का ऐसा राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब मुझे बताओ आप कि भाई पद क्या हो गया, खाली हो गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, कितना है, 5 वर्ष। लेकिन जाकिर हुसैन जी तो पहले ही अल्लाह के क्या हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। लगभग इन्होंने 2 वर्षों तक कार्यकाल किया राष्ट्रपति के रूप में, लगभग 2-2.5 वर्षों तक इन्होंने पद पे काम किया। पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, पद क्या हो गया है, खाली हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पद, रिक्त पद शोभा नहीं देता है, अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है, अशुभ। तो समझना, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उसे कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति।
उसे कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। सीधा बैठ जा रहे। भारत के प्रथम है, बतो ध्यान रखना समझना, जब जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति थे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। और वीवी गिरी जी क्या बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। कौन बने, वीवी गिरी। ठीक है ना भाई। वीवी गिरी जी क्यों बने, क्योंकि जाकिर हुसैन जी कार्यकाल के दौरान ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। यहां पर कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछ ले भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति आपसे पूछ ले तो वीवी गिरी कर देना। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद जी भी मिलेंगे आपको। बच्चे क्या करेंगे भाई, इसमें यह पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पढ़ना पूरी लाइन को, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी क्यों बनते हैं, क्यों नौबत आ जाती है, क्योंकि जाकिर हुसैन जी अल्लाह के क्या हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। पद पे रहते हुए उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं। अब भाई पद का स्वाद ही अलग होता है। फिर वीवी गिरी जी ने कहा कि मैं तो क्या करूंगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा और मैं इस पद से क्या दूंगा, त्याग पत्र। आपको पता है कि किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो वीवी गिरी जी ने कहा कि मैं मेरे चुनाव का प्रचार करूंगा। तो वीवी गिरी जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से क्या दे दिया था, त्याग पत्र। फिर दूसरे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना बच्चों, नेक्स्ट लिखना, भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है। भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जयंती। ठीक है ना। तो ये भी लाइन साथ में लिख लो भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति चल रहे हैं। भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी नहीं भाई, बीडी जयंती। सबसे लंबा कार्यकाल आपसे पूछ ले कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, बीडी जयंती का है। सबसे लंबा कार्यकाल लिख देना भाई, इसमें लिखना सबसे लंबा। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। राष्ट्रपति
सबसे लंबा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। समझ में आया कुछ? आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का। 1 मिनट आवाज नहीं करेगा भाई। हाँ छोटू खड़ा हो, व्हाइट टी शर्ट वाला। हाँ कॉलर नीचे कर दे एक तो। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है? रजिस्टर है ना तेरे पास में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तुझे पूछ ले कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? 3। आवाज आनी चाहिए भाई, मर्द दो यार, है ना? और सेना की तैयारी करे हो, आर्मी की, है ना? आपका परिवार है, इसमें आराम से बोलो, है ना, खुल के बोलो। इतना भी खुल के नहीं है ना। नीचे बैठ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब है उसके बाद में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और ध्यान रखना, जाकिर हुसैन जी के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी जी। अब वीवी गिरी जी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तो वीवी गिरी जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो पद ग्रहण किया था उससे त्यागपत्र दे दिया। फिर क्या होता है कि हिदायतुल्लाह को क्या बनाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। फिर बच्चों भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी जी। कौन बनते हैं? वीवी गिरी। तो नेक्स्ट लिखना, कितने नंबर हो गए हैं? 3 हो गए ना। 4 नंबर पे भाई लिखना वीवी गिरी। वीवी गिरी, हाँ डॉक्टर लगा दो, डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक है ना। पहली बात लिख देना, 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। भारत रत्न पुरस्कार। अब समझना, 1971 में भारत पाक युद्ध और एक बच्चे ने जन्म लिया था बांग्लादेश। देखो मेरी बात सुनो, बांग्लादेश के दादाजी नहीं पिताजी है भारत, माँ है पाकिस्तान। आप समझदार हो, है ना? क्या हुआ? समझना, मम्मी तो है पाकिस्तान, पापा है, पिताजी है भारत, ठीक है ना। पहला प्यार था और एक बच्चे का जन्म हो गया, उसका नाम है बांग्लादेश, है ना। समझ गए ना? इंदिरा गांधी जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी। बच्चों मेरी बात सुनो, यहां पर कोई पार्टी से मतलब नहीं है, समझना। वास्तव में एक महिला, आप सोच नहीं सकते हो कि उस समय वो कांग्रेस पार्टी, और उस कांग्रेस पार्टी में से एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री बन जाती है। हाँ, भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति किसके पास में थी? इंदिरा गांधी जी के पास। 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उससे पहले 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लगभग आधे पाकिस्तान के भूभाग पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था, आधे पाकिस्तान पे। बच्चों फिर भी हम पीओके वापस नहीं ले सके। इंदिरा गांधी जी को लगा कि भाई एक तरफ तो आतंकवादी ये भेज रहे हैं, दूसरी तरफ और भेज रहे हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान का ही भाग था बांग्लादेश,
तो पूर्वी पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी जी ने एक आइडिया बनाया कि हम क्या करते हैं, हमारा सबसे मित्र राष्ट्र कौन है, रूस, भारत का सबसे परम मित्र और भाई, भाई समझ लो, मित्र क्या है, भाई। कई बार अपने वीटो का पावर किया था रूस ने भारत के लिए, कई बार, सोच नहीं सकते हो आप। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों के पास में वीटो पावर है, और भारत के लिए कई बार, सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था, रूस ने किया था। रूस ने कहा कि भारत के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, मेरा भाई है, कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था ना, बहुत गर्व की बात है। आज भी जो ये आतंकी हमला हुआ, सबसे पहले रूस ने कहा था, रूस के राष्ट्रपति थे पुतिन, उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ में, भारत किसी के दबाव में आके डिसीजन ना ले, हम भारत के साथ में। सबसे पहले किसने कहा था, रूस ने। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उसने कहा कि मेरे से मोदी जी बात करेंगे, बात क्या करेंगे, भारत के साथ में। फिर अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ में हम। तो ये भारत की विदेश नीति अभी वर्तमान में मजबूत है। मान लो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए आज, तो ये एक तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध, ध्यान रखना। क्योंकि पाकिस्तान के साथ में ज्यादा चीन आएगा। अब भारत, ध्यान रखना, चीन की सीमा रूस से लगती है। एक तरफ तो भारत है, दूसरी तरफ है रूस है, ध्यान रखना। तो चीन की भी इतनी औकात नहीं है कि भारत के सामने बोल ले, है ना। 62 की बात अलग थी, क्योंकि हम शांति प्रिय। 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध था। चीन ने भी आक्रमण किया था और चीन ने भी भाई युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने गलती कर ली थी, उसका परिणाम कुछ अलग हो गया था। उस समय चीन के पास में एयरफोर्स नहीं था, हमारे पास में एयरफोर्स था, वायुसेना थी। सिर्फ 30 मिनट का युद्ध था। छोटी छोटी आंखें वाले है ना, ये रियल बात बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने ठान लिया था कि बांग्लादेश को एक अलग देश बनाएंगे। उससे पहले इंदिरा गांधी जी रूस जाती है और रूस के साथ में 20 वर्षों की एक मैत्रिक संधि करती है। मैत्रिक संधि का मतलब क्या है, भारत और रूस मित्र है। यदि कोई रूस पे अटैक करेगा तो भारत रूस के साथ में, और भारत पर कोई देश आक्रमण करेगा तो रूस भारत के साथ में। 1971 का युद्ध था। पाकिस्तान की लगभग 80% सेना, पाकिस्तान 2 भागों में था बच्चों, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। पाकिस्तान की राजधानी सब कुछ यहाँ पे है, तो 80% सेना यहाँ पे है, 20% यहाँ पर है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, वहाँ के लीडर है, उन्होंने आंदोलन किया कि हमें आज़ादी चाहिए, तो सेना ने इसको दबाने की कोशिश की, तो भारत की सेना चली गई। सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया। पाकिस्तान चला जाता है अमेरिका के पास में। आज अमेरिका बोले हो ना आप, पाकिस्तान चला जाता है अमेरिका के पास में। अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया पाकिस्तान का कि भारत हम पे क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है और हमारा एक भाग अलग कर रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि भारत ऐसे कैसे कर देगा। अमेरिका ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। तब रूस को इंदिरा गांधी जी ने याद दिलाया कि हमने एक मैत्रिक संधि की थी, भारत पर क्या है, संकट है। अमेरिका ने कहा कि हम अटैक करेंगे। तब रूस ने अमेरिका को कहा है कि पहले, भारत से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, भारत मेरा भाई है, मित्र है। अमेरिका की वहां उस समय जो शक्तिशाली सेना है वहां की वहां रह गई, क्योंकि रूस अमेरिका को टक्कर देने वाला विश्व में एकमात्र हम, चीन कुछ नहीं है भाई, अमेरिका के सामने चीन कुछ भी नहीं है। यदि अमेरिका को कोई टक्कर देने वाला देश है तो रूस है। हर चीज में, चाहे सैन्य में हो, चाहे मतलब रक्षा में हो, आर्थिक स्थिति में हो, अमेरिका किस देश से डरता है, रूस से डरता है। अभी ये रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ छोटी मोटी मुठभेड़ हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन का सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका। क्यों कर रहा है, आपको पता है ना, एक मच्छर है ना, मच्छर शरीर को काटेगा ना, दर्द आपको भी होगा,
चाहे आप उस मच्छर को मार दो, शरीर को नुकसान होता है नहीं होता है? यूक्रेन रूस के आगे कुछ भी नहीं है। एक हमारे इतने बड़े शरीर में एक मच्छर काटना इतने बराबर का एक देश है। लेकिन अब मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया ना, तो ऐसा मत सोचना कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसमें नुकसान भारत को भी होगा। अभी अंत की हमले क्यों करा रहे हैं? ये सब साजिश है पाकिस्तान और चीन की। विश्व की सबसे बड़ी तीसरी शक्ति भारत बन रही है इकोनॉमिक्स दृष्टि से, और विकासशील देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पे आ गया विश्व में। अब चीन की जल रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो भाई क्लास का समय पूरा हो गया है ना, तो इसमें 2 लाइनें लिख लेते हैं भाई, इसको पूरा कर देते हैं वीवी गिरी जी को। लेकिन हाँ, भारत पाकिस्तान का युद्ध और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में 1971 में दूसरी बार आपातकाल। सबसे कम वोटों से जीते। एकमात्र राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय चक्कर की मतगणना हुई। गणना हुई। इसके बारे में फिर वापस कल मैं समझा दूंगा। कल बच्चों आपके स्टैटिक जीके की क्लास है, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगती है। तो राज्य दर्शन में ध्यान रखना, कल और परसों हम राज्य दर्शन क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में संडे को 3 घंटे करंट अफेयर्स की क्लास है। 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।